हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित प्रयाग। जैसा कि आप लोग से मुलाकात बहुत दिन बाद हो रही है, अब आपको टोटल क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा फिजिक्स का। और जहाँ पर हमने वहाँ पर परावर्तन के बारे में डिस्कशन कर लिया था, अब जस्ट उसके आगे हमें थोड़ा सा बात करनी है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोली दर्पण, जिसकी हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं गोली दर्पण होता क्या है। चलिए समझिए, गोली दर्पण क्या होता है, ध्यान से देखिए। क्या भी देखिए, आप एक कांच का खोखला गोला लीजिए। कांच का खोखला गोला हमने क्या ले लिया है, ये कांच का खोखला गोला। आप क्या करिए, किसी कांच के खोखले गोले को, एक कांच का खोखला गोला ले लीजिए और उसको दो बराबर भाग में डिवाइड कर दीजिए। हमने एक कांच का खोखला गोला लिया और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये कांच का जो खोखला गोला है वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया है। अब आप क्या करिए, इस गोले के एक तरफ पॉलिश कर दीजिए, चाहे अंदर की तरफ पॉलिश करिए चाहे बाहर। एक में हमने क्या कर दिया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दे रहे हैं, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं। इस गोले में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बाहर की तरफ पॉलिश कर दे रहे हैं, और ये वाला जो गोला है इसमें हम लोग अंदर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं। अब एक बात आप लोग ध्यान से समझते हैं कि जैसे अगर किसी भी वस्तु होती है या शीशा होता है, उसमें एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो दूसरी तरफ किरण नहीं जा पाती है। तो जब दूसरी तरफ किरण नहीं जाती है तो ये जो परावर्तन हो जाता है, यही इसका क्या कहलाता है, गोली दर्पण। ध्यान से समझिएगा डिटेल से। किसी कांच के खोखले गोले को दो बराबर भागों में काट कर किसी एक भाग में पॉलिश कर दें, चाहे बाहर चाहे अंदर, तो दूसरा भाग परावर्तक तल का कार्य करने लगता है। मतलब किरण आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, तो दूसरा भाग परावर्तक तल का कार्य करने लगता है, और यही समायोजन क्या कहलाता है, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण की परिभाषा आप क्या बोलेंगे, देखिए, किसी कांच के खोखले गोले को दो बराबर भागों में काट कर, किसी कांच के खोखले गोले को दो बराबर भागों में काट कर किसी एक भाग में, चाहे बाहर चाहे अंदर, किसी एक भाग में पॉलिश कर दिया जाता है, तो दूसरा भाग परावर्तक तल का कार्य करने लगता है। यही समायोजन गोली दर्पण कहलाता है। हमारे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे, क्या लिखेंगे, किसी कांच के खोखले गोले को दो बराबर भागों में काट कर किसी एक भाग, चाहे अंदर चाहे बाहर, किसी एक भाग में पॉलिश कर दिया जाता है, तो दूसरा भाग परावर्तक तल का कार्य करने लगता है, जिसे गोली दर्पण कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब ये जो पॉलिश के ही आधार पर ये जो गोली दर्पण होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पॉलिश के आधार पर जो गोली दर्पण होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। पहला क्या होता है, उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो ध्यान से समझते हैं कि उत्तल और क्या होता है, अवतल क्या होता है। अब ध्यान से समझिए, देखिए, अब सबसे पहले इधर ध्यान से देखते हैं, इसको मिराज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए, अभी हमने आपको समझाया था, क्या समझाया है, हाँ। तो देखिए, हम आगे बात करते हैं। आपको कहां पर थे, गोली दर्पण, थोड़ा सा कट गया था, अब उसके आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोली दर्पण की बात कर रहे थे कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को, आप क्या करिए, किसी कांच के खोखले गोले को दो बराबर भागों में काट लीजिए। किसी कांच के खोखले गोले को दो बराबर भागों में काट कर किसी एक भाग में पॉलिश कर दिया जाए, तो दूसरा भाग क्या करने लगता है, परावर्तक तल का कार्य करने लगता है। यही समायोजन आपका क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब हम आपको ये बताए थे कि ये पॉलिश के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। जो गोली दर्पण होता है ये पॉलिश के आधार पर दो प्रकार का होता है। आप दो तरीका है, या तो आप बाहर पॉलिश कर सकते हैं या तो अंदर। अगर आप बाहर पॉलिश करेंगे तो वो बाहर अगर पॉलिश करेंगे तो वो होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। और यदि आप पॉलिश अंदर की तरफ करेंगे तो वो होगा उत्तल दर्पण। अगर आप पॉलिश बाहर की तरफ करेंगे तो वो अवतल दर्पण, और पॉलिश अंदर की तरफ करेंगे तो उत्तल दर्पण। तो आप बता दीजिए कि यार दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आप उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए,
यदि पालिश उभरे हुए मतलब थोड़ा बाहर की तरफ, यदि पालिश उभरे हुए तल में होती है तो वह उत्तल दर्पण होता है। और यदि अवतल दर्पण होता है, यदि पालिश उभरे हुए तल में होती है तो वह अवतल दर्पण होता है। और यदि पालिश दबे हुए तल में होती है अंदर की तरफ तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अगर पालिश दबे हुए तल में होगी तो उत्तल दर्पण, और पालिश अगर उभरे हुए तल में होगी तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण। अब थोड़ी सी और बेसिक सी बात हम कर लिया जाता है। आप लोग सभी लोग हेडिंग बनाएंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। हेडिंग बनाइए गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए हम बना दे रहे हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब कुछ ये बेसिक परिभाषाएं होती है, इसको हम लोग ध्यान कर लेते हैं। परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। और पहली परिभाषा में आप हेडिंग बनाएंगे वक्रता केंद्र। हेडिंग क्या बनाएंगे, वक्रता केंद्र। देखिए क्या होता है वक्रता केंद्र, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान समझिए। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए मान लो गोली दर्पण, ये क्या होता है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। मान लो गोली दर्पण होता है, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किसको, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसे वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे आप लोग स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आगे आप समझिए, थोड़ा सा एक चीज और इसमें समझ लीजिए, दर्पण का द्वारक। क्या समझिए, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। देखिए जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, अभी तो आप इसको मिरर दर्पण नहीं कह सकते, अगर आप पालिश इसके बाहर की तरफ कर दे रहे हैं तो ये कौन सा दर्पण बन जा रहा है, अवतल दर्पण। अब देखिए ये यहां से यहां तक है जिसमें किरण क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, तो यहां से यहां तक इसका क्या होता है, दर्पण का द्वारक। इसको हम नाम दे देते हैं M1 और M2। आगे समझिए, दर्पण का द्वारक क्लियर हो। अब हम समझते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या समझते हैं, दर्पण का ध्रुव। थर्ड टॉपिक समझेंगे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। देखिए ध्यान से समझिए, आप एक बात ध्यान से देखिए, ये जो गोली दर्पण है इसका ये क्या होता है, परावर्तक तल, तो दर्पण का ये वाला क्या है, परावर्तित तल। और ये परावर्तक जो तल होता है इसका कुछ न कुछ क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, कुछ न कुछ मध्य बिंदु। और ये जो बीचों बीच मतलब इसके जो बीच का पॉइंट होता है यही क्या होता है, मध्य बिंदु। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पोल कहते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे समझिए, दर्पण का ध्रुव क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब मान लीजिए हमने बताया था अगर इसको आप पूरा करेंगे तो इस गोले का केंद्र होगा और उस गोले के केंद्र को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र। अब ध्यान से देखिए, आप एक लाइन खींचिए जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव मिलाए, तो इस लाइन का देते हैं मुख्य अक्ष। क्या देते हैं, मुख्य अक्ष। तो फोर्थ टॉपिक हम समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष। देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये नॉर्मल से मुख्य अक्ष की डेफिनेशन हो गई कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा
मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आगे हम समझते हैं, एक होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। इसकी दो डिफिनेशन है, दोनों को क्लियर कर देते हैं। वक्रता त्रिज्या, चलिए समझते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है। देखिए, ये जो दर्पण का ध्रुव होता है और ये जो वक्रता केंद्र होता है, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और इसे कैसे लिखते हैं? कैपिटल आर से। देखिए परिभाषा क्या बोलेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप एक चीज और बता सकते हैं कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे समझ लेते हैं, दो टॉपिक और है, इसके बाद आज का हम लेक्चर एंड करेंगे। देखिए वक्रता त्रिज्या हो गया। अब एक फोकस या मुख्य फोकस, क्या समझते हैं? फोकस या मुख्य फोकस। फोकस या इसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस समझिए, फोकस क्या होता है और मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए आपको पता है ये क्या होता है? दर्पण का द्वारक। ये होता है दर्पण का द्वारक और इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। और इसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र से। और C से P तक को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है और C से P तक की दूरी क्या होती है? R। अब ध्यान से सुनिए, C से P तक की दूरी क्या होती है? कैपिटल R। अब समझिए मुख्य अक्ष का फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस। देखिए मुख्य अक्ष, ये क्या होता है आपका? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरणें क्या कर रही है? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से ये यहाँ एक ही बिंदु पे आके काटेंगे, यहाँ पे इसको फिर से बनाते रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो फोकस की डेफिनेशन क्या लिखोगे? देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये मुख्य फोकस की नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। और एक और लास्ट टॉपिक हम आज चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर यहीं पे करते हैं। तो 7वां टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी क्या होता है आपको बताएंगे। क्या होता है? दर्पण का द्वारक। ये क्या होती है? दर्पण का ध्रुव। ये क्या होता है? वक्रता केंद्र। और यहाँ पे क्या होता है? मुख्य फोकस। इसे किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से। तो देखिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये दर्पण के ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है, इसी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो हमारे ख्याल से आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और चलिए आप बाकी का हम कल इस पर चर्चा करेंगे आगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त।